कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी पॉलिटी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री यानी 3 क्लासेस आपकी हफ्ते में रैंडमली चलेंगी। 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन हिस्ट्री एंड 2 दिन ज्योग्राफी। ठीक है, यानी हम 6 क्लासेस लेके चलेंगे। सैटरडे संडे आपको हो सकता है कि 2-2 वीडियो मिले। इसमें आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए करंट अफेयर, फॉरेस्ट गार्ड का जो जीएस वाली के 30 क्लासेस हैं वो मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, 9 अप्रैल से पहले तो हम लोग देखना बच्चों, समय बराबर लगेगा। आप इवन इसमें कम समय लगता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। ये क्या है, सही तरीके से ढंग से पढ़ाई करने में, जैसे मैंने 2 टॉपिक आपको पॉलिटी की कराए, एक मैंने आपको प्रस्तावना कराया, एक आपको मैंने संविधान संशोधन कराया। वो क्लास पढ़ने में लगता है कि कितना लेंदी होगा, लेकिन जब आप पूरी क्लास पढ़ के अपने नोट्स बनाओगे वो सीमित हो जाता है। अब उन 2 टॉपिक से कहीं से क्वेश्चन आएगा, आप कभी गलत नहीं करके आओगे, और उसको पढ़ समझ के गए हो, उसके इर्द गिर्द कुछ भी आए आप गलत नहीं करके आओगे। वरना वन लाइनर सोचो कैसे रटते हैं, प्रस्तावना में ये कब जोड़ा गया, प्रस्तावना में इसका क्रम क्या है, ये सब रटते रहते। ठीक है, तो ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। आपको थोड़ा सा मैं ये कहूंगा, क्योंकि आरओ का विज्ञापन आगे आने वाला है, और आरओ आपके लिए बहुत एक गोल्डन मतलब आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि उसका मेन से बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं रहता है, ठीक ठाक रहता है आपके लेवल के हिसाब से भी। और लोअर पीसीएस का एग्जाम है, अपर पीसीएस है, इसके अलावा ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम है, चाहे दरोगा का एग्जाम क्यों ना, अगर दरोगा का सिलेबस चेंज हो जाता है, उसका सुना है मैंने कि शायद संभवतः उसका सिलेबस चेंज हो सकता है, तो आप उसमें सोचो जीएस का कितना ज्यादा वेटेज है, तो फिर वो कहां से क्वेश्चन करोगे। और जब आप पेपर देने जाओगे यूपीपीएससी आरओ, जब उस टाइम 80 क्वेश्चन, 75-80 क्वेश्चन आपको जो उसके दिखेंगे, किसके, आपका जीएस के सेक्शन के, तो कैसे करोगे उनको। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, वो सारे के सारे एग्जाम कवर कर लेगा, और समय कम लगेगा, और समय कम के साथ साथ समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, ब्रिटिश जब भारत आए थे, मैंने आपको जो नए बच्चे जो आज की पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को, प्लेलिस्ट में जाना, आधुनिक भारत करके लास्ट में एक फोल्डर होगा आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें 12-13 वीडियोस हैं। ठीक है, वहां से आपको क्या करना है, आगे को पढ़ना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। उस पोर्शन से आप लोग क्या करेंगे, अपने आप को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था डलहौजी तक, यानी जब मैंने आपको वॉरेन हेस्टिंग्स से डलहौजी तक ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार, उसके बाद उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, वाणिज्यवाद क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। आप सिंपल सी एक चीज सोचना, आज हम 2 टॉपिक करेंगे, एक ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली और दूसरा ब्रिटिश से जो भारत से जो धन का निष्कासन हुआ। ठीक है, देखो सबसे लिखो आधुनिक बैंकिंग प्रणाली, यानी ब्रिटिश काल में बैंकिंग जो सिस्टम है उसको आपको टॉपिक बनाना है, तो लिखो ब्रिटिश कालीन बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, यानी ब्रिटिश एरा में जो बैंकिंग की प्रणाली थी, लिखो ब्रिटिश कालीन बैंकिंग प्रणाली, ब्रिटिश कालीन बैंकिंग प्रणाली। क्या आएगा क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ध्यान रखना। अब देखिए बच्चों, हुआ क्या, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था ब्रिटिश भारत आए, सबसे पहले यहां उन्होंने एक व्यापारिक कंपनी के रूप में रजिस्टर हुए, धीरे धीरे यहां पे उन्होंने क्या किया, बंगाल का जो इलाका है, बिहार उड़ीसा, यहां कब्जा किया। अर्थात प्लासी का युद्ध को, बक्सर का युद्ध को, यहां उन युद्ध को जीतने के बाद ब्रिटिश पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो गए। अब उनका मेन ध्येय क्या था, भारत से जितना हो सके कच्चा माल यहां से ब्रिटेन पहुंचाओ, और उस ब्रिटेन से तैयार कच्चे माल को भारत के मार्केट में बेचो, यही उनका इंटेंशन था। यानी जब मैंने आपको अगर ध्यान होगा उपनिवेशवाद का प्रथम चरण बताया था, आपने पढ़ा होगा, उसमें यही कहा था कि ब्रिटिश ने प्रारंभिक दौर में एक ही काम किया, भारत से कच्चा माल उठाओ, ब्रिटेन में भेजो, तैयार माल ब्रिटेन से तैयार करके भारत के मार्केट में बेच दो, यही उनका स्टार्टिंग में इंटेंशन था। लेकिन जब ब्रिटेन में, जब इंग्लैंड में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, यानी औद्योगिकरण शुरू हुआ, तो बहुत से एक पॉलिसी बताई थी मैंने, मुक्त व्यापार की पॉलिसी, यानी फ्री ट्रेड सिस्टम। तो पहले सिर्फ ब्रिटिश कंपनी भारत के साथ व्यापार किया करती थी। इसके बाद क्या हुआ, जब वहां आधुनिकरण शुरू हुआ, मतलब आधुनिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी अपने आप में औद्योगिकरण शुरू हुआ, तो मुक्त व्यापार प्रणाली यानी कंपनी का जो सिर्फ एकाधिकार था भारत के साथ या पूर्व के साथ व्यापार करने का, यानी पहले सिर्फ और सिर्फ कंपनी को अधिकार दिया गया था कि आप व्यापार करोगे पूर्व के साथ, ईस्ट पोर्शन के साथ, यानी ब्रिटेन से जब ईस्ट की ओर आओ, चाहे भारत हो, म्यांमार हो, चाइना हो, जो भी है, ठीक है, नेपाल हो, तो वो प्रणाली को वहां पे ब्रिटिश संसद में दबाव बनाया गया कि नहीं, अब ब्रिटिश जो है सभी लोग व्यापार करें, कुछ ऐसा करो। ठीक था सभी लोगों के लिए, लेकिन जब धीरे धीरे इनका व्यापार अपने चरम सीमा में पहुंचा, यानी ये अपने अच्छे खासे तरीके से यहाँ स्टैब्लिश हो गए, तो इनको पैसे की जरूरत होने लगी, पूंजी की जरूरत होने लगी। और पूंजी कहाँ से, अगर आप आज के दिन कोई चीज शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से लाओगे, लोन ही तो ऑप्शन बचता है ना। तो ये बैंकिंग प्रणाली भी इसी चीज की देन थी, यानी इसका मेन उद्देश्य था
ब्रिटिश व्यापार को प्रोत्साहन करना। यानी अगर आपसे कभी कहेगा ब्रिटिश कालीन बैंकिंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश व्यापार को प्रोत्साहित करना। यानी ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, ब्रिटिश व्यापार को प्रोत्साहन देना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि आज भी आप देखते होंगे अगर आपको कहीं पे पैसे की जरूरत है, बड़ा अमाउंट चाहिए, तो लोन एक बहुत बड़ा विकल्प रहता है। तो वो लोन जो मिलता है आपको, बेसिकली बैंक वगैरह से लोन लेते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश व्यापार को प्रोत्साहन देना। ठीक है, अब इसी क्रम में इन्होंने प्रथम बैंक जो खोला बच्चों, वो था बैंक ऑफ इंडिया। तो लिखो ब्रिटिश कालीन आधुनिक भारत का पहला बैंक कौन सा, बैंक ऑफ इंडिया। जो देखो ये फैक्ट आधारित भी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इतने कॉन्सेप्ट जो होते हैं मैंने बता दिए क्यों स्थापित किया था, लेकिन इससे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। तो प्रथम बैंक जो था ब्रिटिश कालीन, वो था बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया बच्चों, 1784 के आसपास पर बैंक ऑफ बंगाल की चर्चा आने लगी। यानी एक बैंक था, उसका नाम था बंगाल बैंक। यानी 1784 के आसपास इसकी चर्चा होने लगी और 1806 में इसको बंद करके बैंक ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, बंगाल बैंक, देखो ऐसे लिखो, एक बच्चों बंगाल बैंक था। ठीक है, इसकी जो चर्चा होने लगी थी, यानी ये चर्चा, यानी ये 1784 के आसपास, 1784 के आसपास इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन ये जो बंगाल बैंक था, ये 1806 में क्या हो गया, बंद हो गया। 1806 में बंद हो गया। अगर ये बंद हुआ तो इसकी जगह जो बैंक स्थापित हुआ उसको बोला गया बैंक ऑफ बंगाल। यानी इसको बोला गया बैंक ऑफ बंगाल। किसको बोला गया, बैंक ऑफ बंगाल। और यही जो बैंक था, ये सबसे पहला प्रेसिडेंशियल बैंक था। प्रेसिडेंशियल मतलब प्रांतीय बैंक। तीन बड़े इनके क्या थे, बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, तीन इनके बड़े प्रांत थे, आपने सुना होगा, बंगाल, मद्रास और तीसरा बॉम्बे। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, ये इनका क्या था बच्चों, बैंक ऑफ बंगाल प्रथम प्रेसिडेंशियल बैंक, यानी प्रथम प्रांतीय बैंक था। लिखो प्रथम प्रेसिडेंशियल बैंक, प्रथम प्रेसिडेंशियल बैंक जो हुआ करता था, कौन सा था इनका, बैंक ऑफ बंगाल हुआ करता था। अगर क्वेश्चन पूछता है ब्रिटिश काल में प्रथम प्रेसिडेंशियल बैंक कौन था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, तो इसमें ध्यान रखना बैंक ऑफ बंगाल इनका प्रथम क्या था बच्चों, प्रेसिडेंशियल बैंक था। ठीक है, अब इसी के साथ साथ दो और बैंक जो प्रेसिडेंशियल थे वो बने। एक बना था 1840 में और एक बना था 1843 में, 1840 एंड 1843। 40 वाला जो बना था बैंक ऑफ बॉम्बे, लिखो। ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे, यानी बंगाल के बाद बैंक ऑफ बॉम्बे जो बना था, ये प्रांतीय बैंक बना था। और 1843 में बना था बैंक ऑफ मद्रास। तीन बड़े इनके क्या थे बच्चों, आप जानते हैं, प्रांत थे। प्रथम प्रांतीय बैंक या प्रेसिडेंशियल जो बैंक था बच्चों, वो कौन सा था, जो मतलब प्रथम प्रेसिडेंशियल जो बैंक था वो कौन सा था, बैंक ऑफ बंगाल था। इसके अलावा प्रेसिडेंसी जो बनाया था इन्होंने, प्रेसिडेंसी लिख दो, इसको लिखो प्रेसिडेंसी, लिखो प्रेसिडेंशियल नहीं, प्रेसिडेंसी लिखो, प्रांतीय। ठीक है, प्रेसिडेंसी, प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक पूछता है तो कौन सा हो जाएगा, बैंक ऑफ बंगाल हो जाएगा। जबकि 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, भी क्या थे अपने आप में प्रेसिडेंसी बैंक थे। बाद में इन लोगों ने क्या किया बच्चों, इन तीनों ही बैंकों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बैंक थे, इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और इनको मिक्स करने के बाद 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना गया। ठीक है, लिखो 1921 लिखना, ये सिर्फ फैक्ट आधारित होगा ये वाला चैप्टर। ठीक है, ये वाला टॉपिक 1921 में क्या किया, लिखो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर, तीनों मतलब 1 2 3। ठीक है, लिखो तीनों प्रेसिडेंस बैंक मिलाकर क्या कर दिया इन्होंने, इंपीरियल का मतलब होता है साम्राज्यवादी। ठीक है, यानी इंपीरियल मतलब जो ये दिखाना चाहता है कि हमारे साम्राज्य का है, तो इसको बनाया गया बच्चों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1920 कर दो, 21 नहीं 1920 कर दो, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्वतंत्रता के बाद 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया। ठीक है, तो इसी को लिखो आप लोग, नीचे करके लिख दो सीधे 1956 1 जुलाई 1956 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बना वो क्या बना, अपने आप में 1 जुलाई
1956 में 1956 में यही जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो क्या कहलाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है। अगर कभी पूछता है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी तो ये 1 जुलाई 1956 में किस बैंक से बना था, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से। और इस एसबीआई को बनाने में एक कमिटी बनी थी जिसका नाम था गोरेवाला समिति, लिखो गोरेवाल समिति की सिफारिश पर, ठीक है, गोरेवाल समिति। इसके आधार पे इसने क्या किया था, एसबीआई को क्या किया था, फॉर्म किया था, यानी इसका नेशनलाइजेशन हो गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है बच्चों वो कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है, मुख्यालय भी लिख लो उसका, मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय मुंबई में है। तो इस तरीके से हम लोग क्या पहुंचे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक पहुंचे, ठीक है। क्योंकि ये हमने ये देखना है कि प्रेसिडेंट ब्रिटिश कालीन है तो हमने ये देखना है कि प्रेसिडेंशियल बैंक जो है यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना और यही बाद में क्या बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों मेन चीज, सीमित उत्तरदायित्व पर आधारित प्रथम बैंक था इनका अवध कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। यानी जो इनका सीमित उत्तरदायित्व का मतलब था, पहले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी बैंक की, अब धीरे धीरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे, यानी उत्तरदायित्व लगा। जब इसके बाद पैसा आ रहा था तो ये जिम्मेदारी लेने लगे, चाहे वो भारतीयों को भी, भले ही भारतीयों को ऋण बहुत ज्यादा नहीं मिला, तो सीमित उत्तरदायित्व पर आधारित प्रथम बैंक लिखो, कौन सा था, अवध कॉमर्शियल बैंक, सीमित उत्तरदायित्व पर आधारित प्रथम बैंक, आधारित प्रथम बैंक जो था बच्चों वो कौन सा था, अवध कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। क्या लिखोगे उसको, अवध कॉमर्शियल बैंक, 1881 में उसको क्या किया था, फॉर्म किया था, ठीक है। लिखो अवध कॉमर्शियल बैंक, यानी ब्रिटिश काल में सीमित उत्तरदायित्व पर आधारित प्रथम बैंक जो था वो था अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, और ये कब बना था, 1881 में, ठीक है। इसके अलावा एक आध बैंक और है कि आप कभी पूछ दो, एक था बच्चों इलाहाबाद बैंक, ये था 1865 में बना हुआ, और इसी के साथ साथ पीएनबी जो था पहला बैंक था जो संयुक्त पूंजी यानी कंबाइंड अपने आप में किस में बना था, पूंजी पे बना था, वो था कितने में, 1894 में, तो ठीक है। अगला लिखो इलाहाबाद बैंक, ये बना था 1865 में, इलाहाबाद बैंक, ठीक है। अब आपसे सिर्फ आप कौन सा रखना है, एसबीआई वाला बेसिकली याद रखना। इसके अलावा लिखो संयुक्त पूंजी पर आधारित पहला बैंक, संयुक्त पूंजी यानी जो कंबाइंड कैपिटल, ठीक है, संयुक्त, इसमें प्राइवेट सेक्टर सरकारी सेक्टर जो भी है, संयुक्त पूंजी पर आधारित प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी जो था संयुक्त पूंजी पर आधारित पहला बैंक था, और ये बना था बच्चों अपने आप में 1894 में, ठीक है। और 1901 में पीपल्स बैंक भी बना था, 1894, और यहीं पर पीपल्स बैंक भी बना था, पीपल्स बैंक ये था 1901 में। और ये जो बैंक है बच्चों इसमें आपको क्या क्या रखना है, मैंने इंपीरियल बैंक, प्रेसिडेंस बैंक, ये जो देखना है जो प्रांतीय बैंक है, ठीक है। संयुक्त पूंजी पर आधारित थे, ये दोनों ही जो दो बैंक थे, इन बैंकों की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो जाता है बच्चों की व्यक्ति को, लाला हरकिशन लाल गौवा को, ठीक है। लाला हरकिशन लाल गौवा लिखो, लाला हरकिशन लाल गौवा, इनको इन बैंक का निर्माण किया जाता है, श्रेय जाता है, ठीक है, इसको फॉर्मेशन का। इसके बाद बाकी तो आपको देखने की जरूरत है नहीं। केंद्रीय बैंक के रूप में किसकी स्थापना की गई है भारत में, आरबीआई, ठीक है। केंद्रीय बैंक लिखो, केंद्रीय बैंक के रूप में किसकी स्थापना की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई है बच्चों कब हुई है, 1935 में, 1 अप्रैल, जो कि 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। लिखो 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन लिखो, राष्ट्रीयकरण हो गया, ठीक है, नेशनल हो गया, ये हुआ था अपने आप में कब, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। लिखो 1 जनवरी
1949 ये था बच्चों ब्रिटिश कालीन बैंकिंग प्रणाली का विकास। अब क्योंकि ये कोई आपका मेंस का टॉपिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्री के आधार पे स्थापित टॉपिक है। आप सिर्फ ये देखना कि पहला प्रांतीय बैंक कौन था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नए रूप में किस रूप में जाना गया, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, पीएनबी पहला संयुक्त बैंक था, कॉमर्शियल जो है उत्तरदायित्व पर आधारित अवधि था। ठीक है, इसके बाद जो आता है बच्चों अगला टॉपिक वो था बच्चों क्या, धन की निकासी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है धन की निकासी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे, घुमा के आएगा तो वहीं के वहीं बेहोश। ठीक है, धन की निकासी। अब देखो सबसे पहले बच्चों हमें इसको समझना है कि टॉपिक है क्या। धन की निकासी का सीधा सीधा मतलब है भारत का पैसा यानी संसाधन रिसोर्सेज भारत के होंगे, वो भारत के उपयोग ना आके किसी और के उपयोग आ रहे हैं, और उसकी कौन कौन सी मदें हैं, कौन कौन सा पैसा या कौन कौन सा धन या किस किस चीज को आप धन की निकासी के अंतर्गत शामिल करोगे, ये बहुत अपने आप में टेक्निकल क्वेश्चन है। कई लोग इस क्वेश्चन को करने में फेल हो जाएंगे जब उनसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी मद धन की निकासी के अंदर सम्मिलित नहीं की जा सकती या की जा सकती। इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों धन की निकासी का कॉन्सेप्ट कहां से आया। ये जो शब्द है बच्चों ये वाणिज्यवादी सोच के क्रम में विकसित हुआ था, यानी एक कॉमर्शलाइजेशन होता था, वाणिज्यवादी जो होता था, व्यापार जो होता था, उसके क्रम में ही विकसित हुआ है। ठीक है, ये जो शब्द है बच्चों धन की निकासी वाणिज्यवादी सोच के क्रम में विकसित, लिखो वाणिज्यवादी सोच के क्रम में विकसित। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, सोच के क्रम में क्या हुआ था, ये डेवलप हुआ था। ये जो टर्म है बच्चों ये आया था वाणिज्यवादी सोच के क्रम में विकसित। अब इसको मैं समझाता हूं। देखो वाणिज्यवादी या वाणिज्यवादी विचारधारा क्या है बच्चों, जब कोई राष्ट्र सपोज ए कंट्री ये है, इसका व्यापार किस कंट्री के साथ है, बी के साथ है। ठीक है, इस ए वाले को इसके साथ व्यापार करने में नुकसान हो रहा है, यानी प्रतिकूल व्यापार ये हो रहा है ए को बी के साथ, यानी वो व्यापार तो कर रहा है लेकिन घाटे में है। घाटा होने के बावजूद भी, यानी अगर घाटा हो रहा है उसके बावजूद भी इस फायदे वाले से, यानी इससे प्रतिकूल व्यापार किसको हो रहा है, ई से बी को, इसके बावजूद भी अगर सोना व चांदी यहां से यहां आए तो वहीं से वाणिज्यवादी सोच का विकास होता है। यानी किसी देश के प्रतिकूल व्यापार के बावजूद अगर सोना या चांदी या अदर रिसोर्सेज का निकास इस कंट्री के पक्ष में आ जाए तो यहीं से किस चीज का डेवलपमेंट माना जाता है अपने आप में वाणिज्यवादी सोच का, यानी अपने आप में यही वाणिज्यवाद है। अर्थात प्रतिकूल व्यापार संतुलन के फलस्वरूप सोने व चांदी का अगर निकास होता रहा तो यहीं से किस चीज का होता है अपने आप में वाणिज्यवादी सोच का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब देखो पहले जब ब्रिटिश यहां आए थे नॉर्मली उनका काम था, मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। ठीक है, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। जब इन युद्ध होने के बाद ब्रिटिश ने यहां से राजस्व, यानी राजस्व पर ब्रिटिश का अधिकार हो गया था, यहां के राजस्व रेवेन्यू पर, राजस्व मामले पर ब्रिटिश अधिकार, ब्रिटिश का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। अर्थात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इस चीज को आपने समझना है, प्लासी के युद्ध से पहले या बक्सर के युद्ध से पहले ब्रिटिश ने यहां अच्छा खासा सोना चांदी भेजा था स्टार्टिंग में। ठीक है, इसको समझना। देखिए तो अच्छे खासे सोना चांदी यहां पर भेजा था प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध से पूर्व। क्यों? क्योंकि भारत से अगर वो कोई चीज ले जाते तो उसके बदले भारत को कुछ ना कुछ देना तो पड़ता ना। तब तो ठीक थी कंडीशन, आपने सोना चांदी भारत को दिया और भारत से आप यहां से कुछ ना कुछ लेके गए, इतना तो सब चलता है। लेकिन जब इन्होंने प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद जीतने के बाद ब्रिटिश ने यहाँ के राजस्व मामले पर ब्रिटिश का अधिकार हो गया। कहाँ के? यानी आपका बंगाल का है, उड़ीसा है, बिहार है, यानी कहीं ना कहीं कंपनी जो थी एक नॉर्मल व्यापारिक कंपनी से न रहकर अपने आप में एक राजस्व से संबंधित अधिकार भी गेन कर लिए। यहाँ पॉलिटिकल पावर वो बन गई, सैनिक क्षमता उनके पास थी। तो जो स्टार्टिंग में सोना और चांदी भारत भेज रहे थे वो भेजना उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ के रेवेन्यू से ही, यहाँ के राजस्व से ही, इसी राजस्व से यहाँ का माल खरीदा, माल खरीदने के बाद ब्रिटिश भेज दिया। अर्थात आपकी घर में दुकान है सपोज, ठीक है,
आपने अपने दुकान के गल्ले, गल्ला ही बोलते हैं ना जो पैसा रखते जहां, वहां से आपने 100 का नोट निकाला और इस 100 के नोट से आपने एक बिस्किट खरीदा। बिस्किट तो क्यों खरीदोगे, चॉकलेट खरीदोगे, बिस्किट बच्चे खरीदते हैं, ठीक है। और इस चॉकलेट को आपने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया, ठीक है। यानी आपको क्या मिला, आपके घर वालों को, आपके पापा दुकान में बैठे हैं, उनको ये लगा कि बेटे ने 100 रुपए दिए हैं, चलो ठीक है चॉकलेट खरीद रहा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसने इसी ड्रॉर से निकाल के, इसी 100 के नोट से निकाल के इसी दुकान का चॉकलेट किसी और को बेच दिया। और नुकसान किसको हुआ आप समझ सकते हैं। एग्जैक्टली यही आपके धन की निकासी के साथ लागू होता है। अर्थात भारत के साधन, भारत का रेवेन्यू, भारत का राजस्व, भारत के संसाधन, इन्हीं चीजों से भारत के कच्चा माल खरीद के ब्रिटिश भेजा जाने लगा। इसके अलावा भारत के धन से, यानी भारत के मूल्य से ब्रिटिश के जो सैनिक हैं, ब्रिटिश के जो कर्मचारी अधिकारी, उनको तनख्वाह दी जाने लगी। भारत के साथ व्यापार होने वाले, जो भारत के व्यापार में भारत का ही पैसा लगा था, उससे होने वाले मुनाफे को ब्रिटिश भेजा जाने लगा, अपने घर वालों को भेजा जाने लगा। यहीं से क्या होती है बच्चों, धन की निकासी की शुरुआत होती है, ठीक है। यानी आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, इस धन की निकासी के प्रतिपादक पूछता है तो दादाभाई नौरोजी थे, ठीक है। कभी ये पूछेगा धन की निकासी के प्रतिपादक कौन है, दादाभाई नौरोजी। ये बहुत आता है पेपर में कि धन की निकासी के प्रतिपादक कौन है, दादाभाई नौरोजी। सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने ही धन की निकासी के सिद्धांत को क्या किया था, उजागर किया था। अब आप कहोगे सर उजागर तो किया, वो तो ठीक है, लेकिन इससे फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं, उसी की ओर आ रहा हूं। पहले था समझाने का काम, समझाने का काम समझा दिया, ठीक है। अब देखो, प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी थे। इन्होंने सबसे पहले एक निबंध लिखा, उसको बोला गया इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, यानी इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में इन्होंने इसका जिक्र किया था, ठीक है। लिखो, ये पूछता है किसका है करके, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इस निबंध में इन्होंने क्या किया था बच्चों, इसका जिक्र किया था। ये पूछता है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया किसका है, तो दादाभाई नौरोजी का है, ठीक है। इसके अलावा दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी अपने आप में किसका है, नौरोजी का, ठीक है। दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी किसका निबंध है, दादाभाई नौरोजी का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया किसकी है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी अपने आप में किसकी है, दादाभाई नौरोजी की, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत फेमस पुस्तक पढ़ी होगी आपने, ब्रिटिश वाली, जो मतलब दादाभाई नौरोजी ने लिखी, पेपर में आता है, ये है बच्चों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी किसकी है, दादाभाई नौरोजी की, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट करते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी किसकी है, दादाभाई नौरोजी की, ठीक है। और एक और पूछता है पेपर में कभी कभी, उसका नाम है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी किसकी पुस्तक है, दादाभाई नौरोजी की, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये भी किसकी है, दादाभाई नौरोजी की। इसी के अलावा कुछ और भी व्यक्ति थे, जिनमें एक का नाम है आरसी दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी, उसमें भी धन की निकासी के सिद्धांत के बारे में बताया गया, ठीक है। लिखो, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है, आरसी दत्त की, ठीक है, रमेश चंद्र दत्त की। इन्होंने इसमें भी धन की निकासी के सिद्धांत का वर्णन किया है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। इसके अलावा एक और है एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, वो है रानडे की, ठीक है, एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये है रानडे जी की, ये भी किसकी है, रानडे जी की है। ये भी अपने आप में पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि धन की निकासी के प्रतिपादक कौन है और उन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं। ये दो इंपोर्टेंट है, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। बाकी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी पूछा जाता है कभी कभी, और एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो इन्होंने इन पुस्तकों में, इन निबंधों के माध्यम से बच्चों क्या किया था, अपने आप में धन की निकासी के सिद्धांत का वर्णन किया गया था। अब मैं आपको बता रहा हूं हुआ क्या। देखो, जब प्लासी के युद्ध और उससे पहले की कंडीशन तो आप समझ गए कि इनके पास कुछ था नहीं, ये सिर्फ अपने वहां से सामान लाते थे, यहां से खरीद के व्यापार करते थे, ठीक है। हुआ क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां से आई, इसकी शुरुआत कहां से होती है, किसकी, धन की निकासी की। देखिए, इसकी शुरुआत होती है दो तीन चीजों से बच्चों। एक, जब प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने बंगाल को लूटा, ठीक है, प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में लूट,
यानी बंगाल को इनने क्या किया, लूटा। इसके अलावा प्लासी युद्ध 1757, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया बच्चों, बंगाल से प्राप्त इनको राजस्व हुआ, ठीक है। बक्सर का युद्ध जब हुआ, बक्सर युद्ध, इससे क्या हुआ, बंगाल से इनको राजस्व मिला, बंगाल से क्या मिला इनको, राजस्व मिला। इसके अलावा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, यानी व्यापारिक एकाधिकार जब ये करती थी कंपनी, उससे जो लाभ होता था, लाभांश, देखो व्यापारिक पहले कोई और नहीं करता था, सिर्फ कंपनी व्यापार करती थी, ठीक है। व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभांश, यानी इसको जो फायदा होता था। और इसके अलावा एक और कंडीशन थी, उस कंडीशन को बोला जाता है बच्चों व्यापारिक मुनाफे, ठीक है। इन सब चीजों से, व्यापारिक मुनाफे, इनसे जो पैसा मिला, ये सब चार की चार कंडीशन, इन्होंने इसको क्या किया, पुनर्निवेश किया, री इन्वेस्टमेंट किया, यानी उस लाभ को दोबारा इन्होंने निवेश किया और उससे मुनाफा कमाया, और वो मुनाफा जो था इनके शेयर धारकों के बीच क्या होता था, बढ़ता था। इस पैसे को इन्होंने क्या किया, पुनर्निवेश किया, ठीक है। यानी अपने आप में इसको पुनर्निवेश किया। पुनर्निवेश करने के बाद, पुनर्निवेश, ठीक है, पुनर्निवेश करने का इनको क्या हुआ, मुनाफा हुआ। किसको, जो ये लोग थे कंपनी, और मुनाफा को क्या किया, शेयर धारकों के बीच बांटा गया, के बीच क्या किया गया, बांटा गया। जब शेयर धारकों के बीच बांटा गया तो यही अपने आप में धन की निकासी होती है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं भारत का पैसा भारत में ही निवेश, और भारत में निवेश करने का जो फायदा हुआ उसको आपस में बांट के ब्रिटिश भेजना, इसी को बोला जाता है बेसिकली धन की निकासी। अब जो क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, वो पूछा जाता है इसकी प्रमुख मदें कौन कौन सी है, लिखो। धन की निकासी की प्रमुख मदें लिखो, यानी मेन जो इसकी मदें हैं वो कौन कौन से पैसा आया, घरेलू मदें, ब्रैकेट में घरेलू लिखो, ठीक है। किस किस को आप क्वेश्चन यहीं पे से पूछता है कि इनमें से कौन सा एक धन की निकासी के सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो पहला लिखो आप, ब्रिटिश अधिकारी और सैन्य अधिकारियों की पेंशन। जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी ऑब्लिक सैन्य अधिकारी, इनकी जो पेंशन जाती थी वो यहीं से जाती थी, ऑब्लिक सैन्य अधिकारी की पेंशन, ये भारत का पैसा था, ठीक है। यानी ये अपने आप में धन की निकासी थी, ठीक है, इसको आप लोग समझना है। इसके अलावा सेकंड लिखो, इंग्लैंड में खरीदी जाने वाली सैन्य व अन्य सामग्रियां। जितने भी इंग्लैंड में सैन्य सामग्री खरीदते थे, क्योंकि ये पैसा यहाँ इनको मुनाफा हुआ, यहाँ से ब्रिटेन बेचते थे, और या उस पैसे से इंडिया में कुछ खरीदते ब्रिटेन में थे और उसको यहाँ लगा देते थे, ठीक है। तो देखो इंग्लैंड में सैन्य सामग्री की खरीद, इंग्लैंड में सैन्य सामग्री की खरीद, ये भी अपने आप में धन की निकासी के अंदर आता है, ठीक है। अगला लिखो, सैनिकों के प्रशिक्षण में, सैनिकों को जो ट्रेनिंग देते थे वो जो पैसा होता था वो भी भारत की मद से ही दिया जाता था, घरेलू मद से, ठीक है। सैनिक प्रशिक्षण जो था अपने आप में ये भी किसमें था, इसी के अंदर। अगला लिखो, परिवहन और भारत में भेजे जाने वाले अभियानों का व्यय। परिवहन, जितना भी परिवहन पे, परिवहन प्लस भारतीय अभियान, भारत में भेजे जाने वाले अभियान, कोई भी अभियान, कोई भी अगर भारत में आता था, चाहे साइमन कमीशन ही क्यों ना हो, अभियान पर व्यय, ठीक है, ये जो होता था, जो खर्चा होता था, ये सब के सब क्या था, घरेलू मदें थी, ठीक है। और लास्ट लिखो, रेल मार्गों के निर्माण में प्रत्याभूत व्यय, यानी जो रेल मार्ग का निर्माण करते थे उसमें जो व्यय होता था, ठीक है, लिखो रेल मार्ग निर्माण में प्रत्याभूत व्यय। प्रत्याभूत मतलब जैसे इन्होंने क्या किया था, रेल को बनाने का, मार्ग बनाने का ठेका दे दिया था, और ठेका दे दिया था, उनसे कहा जैसे आप पैसा लगाओ, बाद में आप बना के दे दो हमें, उसके बाद जो भी आपका बन रहा होगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह, वो सब का सब जो व्यय होता था वो किस में दिया जाता था बच्चों, भारत की घरेलू मदों से दिया जाता था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में धन की निकासी के अंदर आ जाता है। इसके अलावा बच्चों अन्य के अंदर लिखो, अधिकारी द्वारा अपने लाभांश से ब्रिटेन में अपने परिवार को भेजा गया धन भी धन की निकासी के अंतर आता था, ठीक है। तो एक पॉइंट अन्य के अंदर लिख लो आप लोग, अन्य, अधिकारी अपने वेतन का अंश बचाकर ब्रिटेन भेजते थे और निजी निवेश करते थे। लिखो, अधिकारी अपने अंश, पूरा लिखना, अधिकारी अपने वेतन का अंश बचाकर ब्रिटेन भेजते थे प्लस निजी निवेश करते थे, वो भी धन की निकासी, ठीक है। यानी ब्रिटिश अधिकारी द्वारा जो भेजा गया था, ये जो अधिकारी होते थे, वेतन का अंश जो इनका बचता था ये कहाँ भेज देते थे, ब्रिटेन,
इसको भी किस में रखोगे, धन की निकासी में। इसके अलावा जो आपका निजी व्यापार होता था, एक तो कंपनी करती थी, एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर होता था निजी व्यापार, प्राइवेट व्यापार, ठीक है, इस पे जो पूंजी लगती थी ये भी किसके अंदर आएगा, धन की निकासी के अंदर आएगा, ठीक है। इसी क्रम में बच्चों ये इतना ज्यादा यहां से लूट खसोट करके ले गए, इतना ज्यादा धन की निकासी यहां पर किया। इसी क्रम में जो मैंने अभी आपको आरसी दत्त लिखाया, ठीक है, आरसी दत्त जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, उन्होंने एक बार लिखा था, बहुत अच्छा कोटेशन मुझे भी लगता है, उन्होंने क्या लिखा था कि भारत के जो राजा महाराजा हुआ करते थे पुराने, उनका जो टैक्स था वो इनसे बेहतर था। मतलब वो क्या कहते थे, भारत का जो राजा वगैरह, राजा महाराजा पुराने लोग थे, वो टैक्स लेते थे, वो इस तरीके से था जैसे कि सूर्य धरती से क्या कर रहा है, पानी को सोख रहा है। भारतीय राजाओं द्वारा लिया गया टैक्स उसी तरीके से था जिस तरीके से सूर्य धरती से पानी सोख रहा है, और इस सोखने के बाद वो वर्षा के रूप में पुनः इसी धरती पे आ रहा है। लेकिन ब्रिटिश कंपनी द्वारा, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा भारत से धन का जो निष्कासन किया गया, भारत से जो लूट खसोट की गई है, उसकी वर्षा भारत में न हो कि कहां हो रही है, ब्रिटेन में हो रही है। उससे आरसी दत्त जी ने इसकी क्या की थी, तुलना की थी ये धन की निकासी में, ठीक है। अब कई बार क्या हुआ बच्चों, जब धीरे धीरे, एक आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे हिस्ट्री में, मैनचेस्टर इनकी एक जगह पड़ती है, मैनचेस्टर सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्रों का एक हब हुआ करता था। अभी भी आपने सुना होगा ना, कई बार आपने जीके के ऑनलाइन में पढ़ते हो कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, वो तुलना की गई है। मैनचेस्टर क्या है, असल में सूती और रेशमी वस्त्रों का हब है, वहां का जो कपड़ा था, तो ठीक है, तो भारत में भी इसी से तुलना की जाती। तो जब वहां पे मैनचेस्टर की जो इंडस्ट्री थी, उससे भारतीय रेशम और भारत के सूती वस्त्र उद्योग को धक्का लगने लगा, क्योंकि कंपटीशन में ही बेचारे हार जा रहे थे, क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा टेक्निक नहीं थी। वहां तो इंडस्ट्री में सब कुछ बन रहा था, यहाँ पे डेवलपमेंट में भी ध्यान दिया नहीं गया था। तो इनको जो धन की निकासी से धीरे धीरे क्या होगा, पैसा लॉस होने लगा। किसको, ब्रिटिश कंपनी को या ब्रिटिश के अधिकारियों को, क्योंकि वहां प्रतिस्पर्धा होती नहीं थी, यहाँ का निर्यात कम हो गया, तो मुनाफा कहां से कमाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, कई नई चीज़ों के व्यापार करने शुरू किए, चाहे वो नील की खेती हो, चाहे वो चीन के साथ चाय का व्यापार हटा के अफीम की खेती को बढ़ावा देना हो, चाहे बंगाल में जूट हो, पटसन हो, दाल हो, गेहूं हो, ये भी ये बाहर भेजने लगे। वो इसीलिए ताकि इनका जो मुनाफा है वो बना रहे, ठीक है। तो ये आपके दो टॉपिक थे, एक धन की निकासी और एक ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली। धन की निकासी से जो क्वेश्चन आएगा वो आप ध्यान रखना, नॉर्मल क्वेश्चन आप इजीली कर जाओगे, अगर टिपिकल आएगा तो वही आएगा। इनमें से कौन सी मत धन की निकासी के अंदर आएगा, आप सिंपल सी बात समझ जाना, ऐसा पैसा जो भारत के धन राजस्व से निकाल के ब्रिटिश हित में लगाया गया हो, वो सब के सब धन की निकासी में आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।